हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रोल ऑफ नीति आयोग। कल के हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक प्लानिंग में देखा था कि 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो आज हम रोल ऑफ नीति आयोग का हम देखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड शिफ्ट इन इकोनॉमिक प्लानिंग पैराडाइम। क्या किया गया यहाँ पे? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और उसकी जगह शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग पैराडाइम। कैसे शिफ्ट हुआ? तो कि अब जो प्लानिंग पहले नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन कर रही थी, उसको अब प्लानिंग कौन करेगा? तो अब नीति आयोग उसको प्लानिंग करेगा। उसके तौर पे ऐसे इकोनॉमिक थोड़ा प्लानिंग में शिफ्टिंग हुआ। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग इज इस रोल एज द सक्सेसर टू प्लानिंग कमीशन। सक्सेसर के तौर पे आया प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन थी। किसमें लिमिटेशन थी? तो कि प्लानिंग कमीशन में कुछ लिमिटेशंस थी। प्लानिंग कमीशन में लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशन ऑफ टॉप डाउन प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन में टॉप में कुछ योजनाएं बनती थी। ठीक है, हमने जैसे बात की थी कि सेंटर में कुछ प्लानिंग करेंगे, वहाँ से इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएंगे और वो स्टेट को बोलेंगे कि अब आप इम्प्लीमेंट करो। पर हमने देखा था कि अलग अलग स्टेट की नीड अलग अलग होती है ना फ्रेंड, तो वहाँ पे वो सही से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे। यानी कि टॉप डाउन जो अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, वो फेल हो रहा था। नीड फॉर ग्रेटर स्टेट इन्वॉल्वमेंट। सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ कुछ मुद्दों पे वहाँ पे बनती नहीं थी, तो फेडरल इश्यूज भी आ रहे थे। तो यहाँ पे अब क्या ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा? तो ग्रेटर स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी। पहले स्टेट इन्वॉल्व इतना ज़्यादा होता नहीं था, अब स्टेट के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने की बात आई। तो इसकी वजह से हमने क्या किया? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और उसकी जगह क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। अब हम आगे देखते हैं कोर ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। किसके कोर ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन हमें देखना है फ्रेंड? तो नीति आयोग के कोर ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन हमें देखना है। ठीक है, थिंक टैंक रोल। नीति आयोग क्या करती है? थिंक टैंक का काम करती है। नीति आयोग में बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट फील्ड से और स्पेशलिस्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं उस फील्ड में। कोई इकोनॉमी में एक्सपर्ट है, कोई मेडिकल हेल्थ में एक्सपर्ट है, कोई पॉलिटी में एक्सपर्ट है। तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं। वो क्या करते हैं? तो थिंक टैंक के तौर पे वो पॉलिसी में इनपुट देते हैं। नीति आयोग एक्ट एज ए प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं। गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी इनपुट चाहिए तो वो नीति आयोग के पास से पॉलिसी इनपुट मांग सकती है और नीति आयोग उनको पॉलिसी इनपुट देंगे। दिस मीन्स इट प्रोवाइड डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। डायरेक्शन भी देती है नीति आयोग और क्या करेंगी? तो पॉलिसी इनपुट भी देती है। यहाँ पे रिसर्च भी करती है नीति आयोग फ्रेंड। रिसर्च का काम भी नीति आयोग का है। ठीक है, बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट में जाकर रिसर्च भी अपना करवाती है नीति आयोग। एंड एडवाइस ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। बहुत सारे जो इकोनॉमिक इश्यू होते हैं, जैसे अभी इन्फ्लेशन कितना है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कहीं कोई स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है या रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो ऐसे अलग अलग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे क्या करेंगे? नीति आयोग एडवाइस करेगी। किनको एडवाइस करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगी। ठीक है फ्रेंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा काम क्या है इनका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड कहाँ से आया? तो हमने फेडरलिज्म देखा है पॉलिटी में, तो वही वर्ड है यहाँ पे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यानी कि साथ में मिलके अच्छे से काम करना। किनका साथ में मिलके काम करना है फ्रेंड? तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। कोर ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दिस इन्वॉल्व एक्टिवली एंगेजिंग स्टेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टेट को क्या करना है? पहले स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन में टाइम पे क्या होता था? टॉप डाउन अप्रोच होता था, तो वहाँ पे स्टेट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती थी किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने में। पर अब एक्टिवली एंगेजिंग स्टेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टेट को एक्टिवली एंगेज करवाना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। डिसीजन मेकिंग, कोई कहीं पे कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग में भी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करवाना है। एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो ये सब काम कौन करवाता है? नीति आयोग करवा रहा है फ्रेंड। ठीक है, नीति आयोग ये सब काम करवाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स आर सीन एज मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन। स्ट्रॉन्ग स्टेट जितने होते हैं उतना ही हमारा कंट्री जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होगा फ्रेंड? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नीति आयोग का और क्या ऑब्जेक्टिव है? स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करवाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इट डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क अक्रॉस वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाते, जैसे हेल्थ के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते, एजुकेशन के लिए,
उनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उनमें भी नीति आयोग का इनपुट रहा होगा फ्रेंड। एग्रीकल्चर जैसे फार्म एक्ट वगैरह नहीं आए थे, फार्म बिल्स वगैरह आए थे और उसको रिपील कर दिया गया, तो उसमें भी उनके इनपुट रहे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे, तो ये ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना होता है, वहाँ पे नीति आयोग क्या करती है, अपना इनपुट देती है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दिस इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेटिंग इनसाइट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी। और इन सब मुद्दों पे यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी अलग अलग जो पॉलिसी बनती है, इन मुद्दों पे ये लोग इनपुट लेते हैं। नीति आयोग खुद जाके इनपुट लेती है। कहाँ से इनपुट लेती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास से लेती है इनपुट, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है फ्रेंड। साथ में एक्सपर्ट लोगों से भी राय लेती है, सिविल सोसाइटी से भी राय लेती है, और उनके पास से पॉलिसी इनपुट करके एक अच्छी सी पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, नीति आयोग मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है, तो वो पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है उसको मॉनिटर करने का काम भी नीति आयोग का है। इवेल्यूट देयर इफेक्टिवनेस। सपोज हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मनरेगा है, ठीक है फ्रेंड, मनरेगा है, तो मनरेगा में क्या करना है, 100 डेज के लिए वर्क देना है ना फ्रेंड, ये हम सबको पता है। अब ये मनरेगा स्कीमें किसी भी स्टेट में सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, तो उसके इफेक्टिवनेस कैसा है, वो इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने का, उसको इवोल्यूट करने का काम किसका है, नीति आयोग। अगर कहीं पे किसी स्टेट में मनरेगा सही से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो उसमें गाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। एंड रिकमेंडेड नेसेसरी कोर्स करेक्शन, नेसेसरी कोर्स करेक्शन ये के लिए सुझाव देंगे कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप किस तरह से सुधार सकते हो और अच्छे से कैसे काम कर सकते हो। दिस इंक्लूड डेटा एनालिसिस, इसमें नीति आयोग साथ साथ में डेटा को भी एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, और एविडेंस बेस्ड स्टडी। इनकी जो स्टडी होती है वो कैसी होती है फ्रेंड, एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है। कहीं पे ऐसे ही कहीं इनपुट नहीं दे देते, अब उनकी एक टीम रहती है पूरी, वो रिसर्च करती है, बहुत अलग अलग एविडेंस कलेक्ट करती है, और एविडेंस के साथ में ही वो कुछ भी पॉलिसी इनपुट देती है। तो ऐसे जो एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस के बेस पे आप कुछ भी अगर राय देते हो अपनी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैलिडेशन रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको मानेंगे, ठीक है फ्रेंड। इस तरह का नीति आयोग का ये रोल है। और क्या रोल है नीति आयोग का, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है पूरा का पूरा। अब नॉलेज एंड इनोवेशन हब कैसे, इट एम्स टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स सपोर्ट सिस्टम by fostering collaboration among national and international expert think tank and research institution। ये क्या करवाना चाहते हैं, तो एक पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करवाना चाहते हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करवाना चाहते हैं, और हमारे कंट्री में एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और नए नए लोग, नए नए जो यूथ है इंडिया का, तो वो यूथ नए नए बिजनेस के अंदर आए, नया बिजनेस स्टार्ट करे। तो इसके लिए अब कुछ चीज़ें ज़रूरत होगी ना, कि अगर यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम में लाना है, तो उनके पास अगर नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, या उनके पास राइट गाइडेंस नहीं है, तो वो राइट गाइडेंस उनको प्रोवाइड करवाना है। और वो कैसे करवाएंगे, तो ये नीति आयोग है, ये क्या करेंगी, तो ये नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उनके साथ में मिलके कुछ सिम्पोजियम क्रिएट करवाते हैं, या कोई वेबिनार अरेंज करते हैं, कुछ थिंक टैंक के पास भी जाते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे IITs वगैरह है या ऑक्सफोर्ड है, ऐसी अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, और उनके पास से मार्गदर्शन ये प्राप्त करते हैं, और वो मार्गदर्शन हमारे यूथ को, हमारे जो इंडस्ट्रीज होती वगैरह को प्रोवाइड करता है, और साथ में बिजनेस का इन्वायरमेंट एक क्रिएट करते हैं, और नॉलेज एंड इनोवेशन हब इस तरह बनाते हैं। तो इसमें नीति आयोग का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस तरह है फ्रेंड। और क्या इनका काम है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। हमने पहले भी बात किया हुआ है इस वर्ड पे, कि कोई भी इंडिया में किसी भी रीजन में कोई गरीब से गरीब है ना, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको एक मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको आगे ले जाना है, उनको पॉवर्टी फ्री करवाना है, ठीक है। तो ऐसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी नीति आयोग काम करती है। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट मे बी एट अ रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडेक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ऐसे सोसाइटी के सेक्शन जो उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देना है, सोसाइटी के ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन पे स्पेशल अटेंशन देना है। कौन सा, जहाँ पे एडिक्वेट बेनिफिट उनको नहीं मिलता, इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, जो कंट्री का हमारा GDP भी आगे है ना, GDP में
में हम अच्छा कर रहे हैं। अब उस जीडीपी में ग्रोथ तो हो रहा है, पर साथ साथ में कुछ पोर्शन ऐसा रह गया जहाँ पे अभी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इम्पैक्ट नहीं पहुँचा है, बेनिफिट नहीं पहुँचता। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए भी नीति आयोग काम करती है। प्रमोटिंग पॉलिसी टू ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक गैप, ये जो सोशियो इकोनॉमिक गैप रहा है उसको पॉलिसी से अच्छे से ब्रिज करने का काम करेगी, ये नीति आयोग काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी करती है इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में, एंश्योरिंग दैट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। जो हमारी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बन रही है, हमारी पॉलिसी बनती है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी ये ध्यान में रखेंगे। ये भी देखेंगे कि कोई इंडिया की अगर सपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किए हैं, ठीक है, अभी जस्ट यूके के साथ में हमारा 2-3 दिन पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अब हमें ये देखना है कि कुछ ऐसी कंपनीज इंडिया के साथ में ट्रेड ना करें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो। तो ये नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में मेंटेन करवाना, ये काम भी किनका है, ये काम भी नीति आयोग करती है फ्रेंड, ठीक है, ये काम भी नीति आयोग करती है। शेयर्ड विजन, नीति आयोग का एक शेयर्ड विजन है और साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करवाने का काम भी करती है। अब इन सब के लिए नीति आयोग ने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए, क्या इनिशिएटिव इन्होंने लिए और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, ये यहाँ पे फ्रेंड हम समझेंगे, ठीक है। तो उनके इनिशिएटिव फ्रेंड कौन से हैं? सबसे पहला इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजी हमें पता है यूएन का है, यूएन का एसडीजी है। कब तक? 2030 तक एसडीजी को फुलफिल करवाना है। हम सबको पता है कि 2030 तक, 2015 से लेकर 2030 तक यूएन ने क्या टारगेट रखे कि इन 15 साल में 17 जो टारगेट रखे वो अचीव करना है। जैसे पहला टारगेट है कि नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, है ना, थर्ड है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, 10 है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो ये अलग अलग जो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इंडिया में भी उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो उस अचीव करने के लिए मेनली काम कौन करवा रहा है अभी फ्रेंड? तो ये नीति आयोग है। इसीलिए नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो रखे हैं और उनके काम कर रही है। नीति आयोग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव SDG by 2030. इट इंटीग्रेट SDGs इंटू नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये क्या कर रहे हैं? तो जो UN ने बना है 17 जो SDGs बनाए, उन सब SDGs को क्या कर रही है? तो इंटीग्रेट कर रही है। किसमें? हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होती है, हम अगर कोई 5 ईयर टारगेट या 7 ईयर टारगेट इंडियन गवर्नमेंट का कोई होता है इकोनॉमी के लिए, तो उसमें ये नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में SDG को भी इंटीग्रेट करती है कि इन टारगेट में, ये इन स्ट्रेटेजी में आप SDG को भी लेके आओ और इतने साल में आपको 2030 तक ये SDG भी आपको अचीव करना होगा। तो इस तरह वो गाइड करती है, इंटीग्रेट करती है। मॉनिटर प्रोग्रेस, उन SDG की प्रोग्रेस क्या हुई है, अगर इम्प्लीमेंट किया सपोज 2020 में, तो 5 साल में उनकी प्रोग्रेस अभी तक क्या हुई है उसको भी मॉनिटर करते हैं। एंड आइडेंटिफाई गैप्स, कहीं पे गैप रही है, अगर हमने टारगेट किया था उस टारगेट को कि सपोज 2025 तक 70% SDG हमारे फुलफिल होने चाहिए, पर उसमें से 60% ही हुआ है, तो 10% का ये गैप क्यों रह गया? तो उनको आइडेंटिफाई करती है गैप को, और उस गैप को भरने के लिए और क्या करेंगे? तो उस पर और काम करेंगे ये लोग। दिस इज क्रिटिकल एरिया फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। और क्या इनिशिएटिव है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फ्रेंड, ठीक है। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। कंट्री पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, वो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 112 टोटल अंडर डेवलप, बहुत कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे, एकदम मार्जिनलाइज थे, ठीक है फ्रेंड। तो उन पे ये फोकस कर रहे हैं कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट को रैपिडली क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। और इनको बोला गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया है कि उनका एस्पिरेशन है कि वो एक मेन स्ट्रीम में आए, उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। इट्स एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नीति आयोग फोकस ऑन टारगेटेड डेवलपमेंट। ये एक अच्छा क्या है? एग्जाम्पल है नीति आयोग के टारगेटेड डेवलपमेंट का एंड बॉटम अप प्लानिंग का। ये बॉटम अप प्लानिंग जो हमने बोला ना कि शुरुआत में प्लानिंग कमीशन क्या कर रही थी? टॉप डाउन प्लानिंग कर रही थी, पर नीति आयोग यहाँ पे क्या कर रही है? बॉटम अप प्लानिंग कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बॉटम अप प्लानिंग का ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड? तो ये है नीति आयोग, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है। फिर अटल इनोवेशन मिशन, ये भी इनका इनिशिएटिव है। अटल इनोवेशन मिशन में क्या करेंगे फ्रेंड? तो मेनली ये इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं।
प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का कल्चर प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इनोवेट करना। दिस इज रिलेवेंट फॉर क्वेश्चन ऑन स्किल डेवलपमेंट। अगर कहीं पे स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्वेश्चन आता है, या स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो वहाँ पे आप अटल इनोवेशन मिशन को लिखो। और नीति आयोग का तो ये इनिशिएटिव ही ये कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या ये इसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और क्या इनिशिएटिव है इनके नीति आयोग के, तो उनके कुछ इंडाइसिस एंड रैंकिंग्स है, सेवरल इंडाइसिस इसमें से एक ही SDG इंडिया इंडेक्स है, दूसरा हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है, और क्या है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, दैट फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये सब इनिशिएटिव से क्या है, कोऑपरेटिव एंड साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। अब सपोज ये कॉम्पिटिटिव, पहले हमने बात की थी कि नीति आयोग क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें, कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन को प्रमोट करना। अब ये कंपटीशन किसके बीच में प्रमोट कर रहे हैं, तो स्टेट के बीच में कंपटीशन प्रमोट करें। जब हमारे कोई क्लासमेट के साथ में कंपटीशन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दोनों का भला होने वाला है ना फ्रेंड। तो ऐसे ही स्टेट के बीच में क्या करेंगे, कंपटीशन प्रमोट करेंगे। कंपटीशन की वजह से क्या है कि हर जिस स्टेट के बीच में कंपटीशन होगी तो वो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या है उन स्टेट में भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर कहीं पे हेल्थ क्लीनलीनेस पे सपोज है, या स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स बाहर आ रहा है, तो उसमें उनके स्कूल अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन करवाएगी अलग अलग स्टेट की, तो ताकि हर एक स्टेट के बीच में कंपटीशन रहेगा तो वो स्टेट कहेंगे कि हम हमारे स्टेट में एजुकेशन के लिए बेस्ट करेंगे। तो ऐसे स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट करते और ताकि रैंकिंग इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दीज इंडाइसिस प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा फॉर एनालिसिस इन आंसर में सब। ठीक है फिर नीति आयोग का एक क्या है इनिशिएटिव, इंडिया चेन या ब्लॉकचेन इनिशिएटिव बोलते हैं। नीति आयोग विजन फॉर अ नेशनल वाइड ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर ई गवर्नेंस। अब फ्रेंड मेजरली हमने सब ने SDG इंडिया इंडेक्स या स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स या अटल इनोवेशन मिशन ये सब तो पहले सुना हुआ है ये नीति आयोग के बारे में, पर बहुत कम लोग इंडिया चेन ब्लॉकचेन इनिशिएटिव है नीति आयोग का, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। तो अगर नेक्स्ट कोई मेंस का अगर क्वेश्चन आता है नीति आयोग के ऊपर तो हम इंडिया चेन को खास लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा अलग रिफ्लेक्ट होगा हमारे आंसर में। ठीक है, इनका विजन क्या है मेनली, तो नीति आयोग विजन फॉर नेशनल वाइड पूरे कंट्री में ब्लॉकचेन नेटवर्क ई गवर्नेंस के लिए लाना। ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए क्या करवाना है, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क प्रोवाइड करना। इसके लिए इंडिया चेन इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एमिंग फॉर क्विकर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। और ये इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि कुछ भी गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्विकली उनको इन्फोर्स किया जाएगा, प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, कहीं पे फ्रॉड ट्रांजेक्शन ना हो, एंड एफिशिएंट सब्सिडी डिस्बर्समेंट, जो गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी है तो वो भी जल्दी और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्पर्स हो। दिस हाईलाइट्स इज फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। इसका मतलब है नीति आयोग क्या फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस पे भी फोकस कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के नीति आयोग के इनिशिएटिव है। अब नीति आयोग के इकोनॉमिक पॉलिसी फिलोसॉफी क्या है फ्रेंड, एंड अप्रोच कैसा रहा, तो इनका अप्रोच है फ्रेंड वो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड भी है कि ये ज़्यादा देखते हैं कि आउटकम क्या मिला, हमने कुछ भी इनिशिएटिव सपोज SDG या अटल इनोवेशन मिशन या कुछ भी स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करवा रहे तो उसका आउटकम क्या हुआ उसके ऊपर भी ये फोकस करते हैं। एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ऐसी हवाबाजी नहीं है ना फ्रेंड, प्रैक्टिकल ये काम करते हैं कि एविडेंस के बेस पे यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनेगी वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनेगी। अब देखते हैं हम मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें क्या है फ्रेंड, तो नीति आयोग एडवोकेट फॉर अ मोर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है उसमें मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करती है। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करवाने में बढ़ावा देती है। एंड रिड्यूसिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वेयर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पॉसिबल होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम करवाती है कि गवर्नमेंट कहीं पे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बार इंटरवेन करती है तो उसकी वजह से क्या है प्राइवेट सेक्टर डरता है, प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता और वो बैकलेस मिलता है और हमारी इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो नीति आयोग क्या करती है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन जितना हो सके इतना कम करवाती है और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है। इसलिए इनका ये अप्रोच कैसा है, तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है। फिर आउटकम ओरिएंटेड, फोकस
इज ऑन अचीविंग टेंजिबल आउटकम। टेंजिबल आउटकम, एक दिखना चाहिए रिजल्ट, ऐसे कि पॉवर्टी अगर रिड्यूस करना है तो इतना % वो कि दिखना चाहिए कि हमारा टारगेट है वो। तो ऐसे किसी भी चीज़ में कि आउटकम कैसा होना चाहिए, टेंजिबल आउटकम होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। टेंजिबल आउटकम एंड रिजल्ट्स रेदर देन जस्ट प्लानिंग इनपुट। ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी फेंक लिया, है ना, पर कुछ हुआ नहीं, ग्राउंड धरातल पे कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉलिसी बनाओ जिसमें आउटकम भी दिखे आपको। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एम्फेसाइज द यूज ऑफ डेटा एनालिस्ट का ये यूज़ करते हैं, रिसर्च करवाते एंड एक्सपर्ट इनपुट लेते और इन सबको मिला के फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो वो जो भी पॉलिसी बनेगी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, और जब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनती है तो वहाँ पे आउटकम भी अच्छा ही आना है, ये संभव है। ठीक है फ्रेंड, अब कुछ चैलेंजेस है नीति आयोग में, चैलेंजेस हमें लिखना है हमारे एग्जाम पे। अगर क्वेश्चन पूछा है नीति आयोग में, रोल ऑफ नीति आयोग का, ठीक है, पर उसमें कहीं पे चैलेंजेस नहीं पूछा है, स्टिल हमें चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड कुछ लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। नीति आयोग के पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी कम है फ्रेंड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम है। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, स्टेट और सेंटर के बीच में थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि ये सही से अभी भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए लाया, पर कोऑर्डिनेशन ये सही से नहीं करवाती। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट है, ये नीति आयोग को थोड़ा, नीति आयोग के अगेंस्ट में इस बात पे ज़्यादा बोलती है कि नीति आयोग है कोऑर्डिनेशन सही से करवाती नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन गैप, जितना कुछ भी स्कीम या प्रोग्राम पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, अभी भी कुछ उसमें गैप देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें भी है। डेटा रिलायबिलिटी, कभी कभी हमें लगता है कि मतलब डेटा सच में ऐसा होगा रियल में, बड़े बड़े क्लेम करे कि इतने एक साल में 2 करोड़ लोगों को जॉब दे दिया, सच में एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे है कि नहीं, तो वहाँ पे डेटा रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। रिसोर्स कॉन्स्टेंट, और नीति आयोग के पास रिसोर्स का भी अभाव देखने को मिलता है। वो सही से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, पर रिसोर्सेज की कमी इनके पास होती है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स फ्रेंड यहाँ पे नीति आयोग भी फेस करती है। कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कोऑर्डिनेशन चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन गैप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डेटा रिलायबिलिटी, रिसोर्स कॉन्स्टेंट। स्टिल हम अगर कंक्लूजन में कहना हो तो नीति आयोग ने थिंक टैंक के तौर पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अच्छा काम किया है। कुछ चैलेंजेस है उनको सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, इनोवेशन के लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, और इनको फैसिलिटेटर का काम करवाना चाहिए, फैसिलिटेटर एंड इनेबलर का। ठीक है फ्रेंड, इस तरह हम कुछ अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हैं, और इस तरह जो हमारा रोल ऑफ नीति आयोग है, ये 3rd टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे जो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।